पर आपसे जुड़ा मुद्दा उठाते हैं या फिर कोई और मुद्दा हो उठाया जाता है और सवाल नेताओं से पूछे जाते हैं। आज बात करेंगे उस लाइमलाइट की जिसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस पाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ लाइमलाइट चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल पवन खेड़ा की तरफ से प्रधानमंत्री के पिता को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए बखेड़ा खड़ा हो गया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस अपना नुकसान खुद ही कर रही है, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों के चुनाव, त्रिपुरा में चुनाव हो चुका है, 8 राज्यों में अभी चुनाव बाकी हैं और 2024 की जंग अभी बाकी है। लेकिन शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं, उसके बाद हम मुद्दे को उठाते हैं और आपके सामने राजनेताओं को लाते हैं। पीएम के पिता पर टिप्पणी पर अब राजनीति गर्मा गई है। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा बता रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी ताजा आपको दे रहे हैं। पवन खेड़ा के खिलाफ कल ही एफआईआर हो चुकी है। जयराम और पवन खेड़ा पर बीजेपी इस वक्त हमलावर हो गई है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पलटवार भी किया गया है। इसलिए सबसे पहले आपको वार पलटवार का दौर दिखा देते हैं, क्या कुछ कहा गया कांग्रेस के नेता की तरफ से और कैसे जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया। स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। That's true. के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है। ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, नतीजा आपने देखा है। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी अब ये कह रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और कांग्रेस नेता गाली देने का काम करते हैं, लेकिन जनता जवाब देगी। लेकिन इतिहास पुराना है कांग्रेस के नेताओं का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ नाम आपको बता देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत और सवाल उठाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण की तरह हैं जिसके 10 सर हैं, और रावण से तुलना मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कर दी गई। मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से कहा गया कि पीएम की औकात दिखा देंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि लिस्ट थोड़ी लंबी है। सुबोध कांत सहाय ने पीएम की तुलना हिटलर से जा करी थी, यानी अब शब्दों का इस्तेमाल रुका नहीं, सिलसिलेवार ढंग से चलता रहा। आपको बता रहे हैं कि कैसे किससे तुलना की गई। शेख हुसैन, पीएम को कुत्ते की मौत मारने की धमकी कांग्रेस के लीडर की तरफ से दी गई थी। और भी लिस्ट है, आपको बताते हैं। उमंग सिंगार, राक्षस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कर दी गई थी और अब शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया था। और भी कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं। फिलहाल मणिशंकर अय्यर हो या फिर सोनिया गांधी हो, वो भी ऐसे बयानों से नहीं बच पाए और उनकी तरफ से भी ऐसे बयान दिए गए हैं। फिलहाल अब उठाते हैं हम उन सवालों को जिसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल यह है कि क्या पीएम के लिए अपशब्दों से कांग्रेस की बात बन जाएगी। क्या कांग्रेस लाइमलाइट में रहना चाहती है, इस वजह से ऐसे बयान देती है। सवाल यह भी कि गालियां देकर क्या कांग्रेस का ही नुकसान होता है। इतिहास के पन्ना ऐसा कहते हैं। कांग्रेस के अपशब्द 2024 में क्या बड़ा मुद्दा बनेंगे। क्या चुनावी मौसम में इस बार भी जनता के मुद्दों पर बात नहीं होगी। ये आज का हमारा मुद्दा है, जब मुद्दे की बात में हम आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मुलाकात करवाएं। एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ा आपको बता देते हैं। नोएडा से है। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई इस वक्त जारी है। आपको बता दें
यूफ्लेक्स पैकेजिंग कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। लेन देन में गड़बड़ी की सूचना पर आईटी की छापेमार कार्रवाई हुई है और यूफ्लेक्स पैकेजिंग कंपनी के 64 ठिकानों पर आईटी की रेड डाली गई है। आपको जानकारी इस वक्त बड़ी दे रहे हैं, उसके बाद अपने मुद्दे पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त की ताजा जानकारी और बड़ी खबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी छापेमार कार्रवाई जारी है। हैदर अली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी जानकारी लेते हैं। हैदर, क्या कहेंगे? 64 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। अब सुबह से ही ये छापेमारी कार्रवाई जो है वो जारी है। हम सेक्टर 4 यूफ्लेक्स की एक यूनिट पे मौजूद हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देखें कि अंदर इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो मौजूद है और जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉइज थे उनको बाहर कर दिया गया है और गेट बंद करके ये पूरी तफ्तीश की जा रही है। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके मोबाइल हैं, वो सारे जब्त कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यूफ्लेक्स कंपनी की जो अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन थी और जो आईटी इनकम टैक्स में गड़बड़ी की गई थी, उसको लेकर आईटी की टीम ने एक सर्वे किया था, रेकी की थी, जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी और उसके बाद ही आज तकरीबन देश भर के अलग अलग जगहों पर 64 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। और अब जितने भी दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जो अधिकारी हैं, खासकर अकाउंट्स विभाग के, उनको अंदर ही रोका गया है, बाकी एम्प्लॉइज को बाहर कर दिया गया है। और इसमें टैक्स चोरी और अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन की जानकारी जो मिली थी वही सब चेक किया जा रहा है। तकरीबन अलग अलग राज्यों में जो यूफ्लेक्स की हर यूनिट है, चाहे उसमें गाजियाबाद हो या अगर सबसे पहले हम नोएडा की बात करें, नोएडा में 3 जगह हैं, ग्रेटर नोएडा, सेक्टर 59 और सेक्टर 4। इन 3 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा गाजियाबाद और हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कई और जो राज्य हैं वहां भी इनकी यूनिट फैली हुई जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यही होगा, जो टैक्स चोरी का मामला ये सामने आया था और जो अब मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर लैपटॉप जब्त किए हैं, उसमें क्या कुछ आईटी की टीम के हाथ लगता है। सुबह से ही आईटी की टीम अंदर मौजूद है और यहाँ जो उनकी ट्रांजैक्शन हुई है उसके सभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही अब चीजें निकलकर सामने आएंगी कितने की चोरी यूफ्लेक्स कंपनी ने अब तक की है। हर्ष, ठीक है हैदर, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये रेड आगे भी जारी रह सकती है? क्योंकि अब जिस तरीके से हम 64 ठिकानों पर रेड देख रहे हैं, ये लग रहा है कि हाँ 2-3 दिनों तक ऐसी रेड जारी रह सकती है, क्योंकि काफी एक्टिव एजेंसियां नजर आ रही हैं इस वक्त। बिल्कुल, आप देखें, इसके लिए बकायदा ये जो जानकारी मिली है अब तक, उसके मुताबिक नोएडा यूनिट ने इसका सर्वे किया है पूरा, क्योंकि अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया था और उसी को लेकर पूरा सर्वे किया गया था। उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार करने के बाद, पुख्ता सबूत मिलने के बाद यहाँ पर छापेमारी की गई है। तो यकीनन सुबह से अब तक अधिकारी अंदर हैं, सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। नजर बना रखिएगा, हम आपकी जानकारी हैदर लेते रहेंगे। इन तस्वीरों को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सीधे आपको अब उत्तर प्रदेश विधानसभा भी लिए चलते हैं, उसके बाद खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि बजट सत्र इस वक्त उत्तर प्रदेश का चल रहा है। विधानसभा से क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, फटाफट से सुनेगा। और पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा प्रदेश को और देश को उपलब्ध करवाई। उनका निधन 8 जनवरी 2023 को 88 वर्ष की अवस्था में हुआ है। उनका निधन हम सब के लिए एक दुखद सूचना है। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मृदुभाषी, एक जनप्रिय नेता थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत एक अधिवक्ता के रूप में की थी। संबंधी मामलों के विशेषज्ञ तथा संसदीय प्रक्रियाओं के मर्मज्ञ के रूप में भी जाने जाते थे। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दीर्घ अनुभव था, सदस्य भी रहे। अपने संसदीय ज्ञान, सर्वग्राह्यता और न्यायप्रियता के कारण ही वे विधानसभा के अध्यक्ष पद पर वर्ष 1991, 1997 तथा 2002 में 3 बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस सदन की गरिमापूर्ण संचालन में
यहां पर सफलतापूर्वक उसका संचालन किया और अध्यक्ष पीठ से अपने महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए। श्री केसीनाथ त्रिपाठी जी जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। इसके साथ ही उन्हें बिहार, मेघालय तथा मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ वे एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य किया और वहां की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा द्वारा गठित विधायिका न्यायपालिका सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने संबंधी समिति के वे मान्य सदस्य भी रहे। राजनीतिक तथा संवैधानिक विषयों के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने हिंदी भाषा व साहित्य के विकास तथा उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। अनेक काव्य संग्रहों तथा दोहा संग्रहों की रचना की। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु उन्हें हिंदी गरिमा सम्मान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, साहित्य वाचस्पति, बागीश्वरी, काव्य कौस्तुभ सम्मान सहित अनेक सम्मानों से भी विभूषित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। अनेक शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, विधायी व संसदीय संस्थाओं से प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संबद्ध रहे। श्री केसीनाथ त्रिपाठी को न्याय, संवैधानिक विषयों सहित साहित्य, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में की गई उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए चाणक्य, भारत गौरव, उत्तर प्रदेश रत्न तथा विकास पुरुष आदि तमाम उपाधियों से सम्मानित किया गया। श्री केसीनाथ त्रिपाठी जी का निधन उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं इस सम्मानित सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। वीर सिंह जी कासगंज से, श्री संजीव राजा जी अलीगढ़, श्री बनवारी लाल दोहरे जी कन्नौज, श्री रामस्वरूप सिंह जी कानपुर देहात, इन सभी इस सदन के पूर्व मान्य सदस्यों के दिवंगत होने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से हमने आपको सुनाया। दरअसल आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। कल देखा जोरदार हंगामा किया गया विपक्ष की तरफ से जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था हम आपको सीधे विधानसभा से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उस लाइमलाइट की जिसे बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेता लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सब 2024 के लिए हो रहा है? क्योंकि 2014 हो या फिर 2019 हो, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे तो बताया गया कि कैसे उनके परिवार को और उनको गालियां दी गई, लेकिन जनता समझती है और उसी आधार पर जनता वोट करती है। फिलहाल 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुलाकात आपकी करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि चुनावी मौसम भी चल रहा है और ये डगर कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है पार्टियों के लिए, आज बात करनी जरूरी है। आपकी मुलाकात करवा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, मुद्दे की बात में आपने समय निकाला है। विजय कौशिक जी हैं, विजय जी आपका भी स्वागत कर रहा हूं, आप भी समय निकालकर मुद्दे की बात में आए हैं। दिनेश सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, विजय कौशिक जी, गाली देने की आदत पड़ गई है क्या, जिसका भुगतान आपको करना पड़ता है? 2014, 2019 सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा, मैं उस शब्द को दोहराऊंगा नहीं। मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा, मैं उस शब्द को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। अब तो पवन खेड़ा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम ले रहे हैं कि मानो जंग जीत ली हो। जंग तो 2024 की जीती है सर, जब जनता तय करेगी कि आखिर आपको गद्दी देनी है या नहीं। जनता तय करेगी किसको गद्दी देनी है, किसको नहीं। और विपक्ष में होने के नाते जो हमारा धर्म है
चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही है। जहां तक बात मोदी जी के पिता का अपमान का मुद्दा है, तो कांग्रेस पार्टी किसी के अपमान में कोई भरोसा नहीं रखती, ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। और वैसे भी एक प्रधानमंत्री का ना कोई पिता होता है, ना कोई माता होती है। राष्ट्र ही उसका पिता है, राष्ट्र ही उसकी माँ है। और उसके बावजूद अगर मोदी सरकार द्वारा, मोदी के मंत्रियों द्वारा, मोदी के नेताओं द्वारा इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो देश का ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए एक छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाते हैं। मुझको तो कांग्रेस के नेता ने विजय जी, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा? रावण किसने कहा? ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि पवन खेड़ा साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन गंदी नाली का कीड़ा, रावण, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या एक सर्वोच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है? आप ही बताइए सर। सोनिया गांधी ने ऐसी बात कही थी जब प्रधानमंत्री को सीधा सीधा फायदा मिला, एक बार फिर से वो पीएम बन गए। आपकी गलती है, आप इसको मानिए। हर्ष भाई देखो, भाजपा प्रवक्ता की तरह व्यवहार ना करें प्लीज, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें, उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे भाजपा प्रवक्ता बता दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब हम सवाल आपसे पूछते हैं तो आप वरिष्ठ पत्रकार को भी भाजपा प्रवक्ता बना देते हैं और हमें भी बना देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सर्टिफिकेट देने की आपको जरूरत नहीं है मुझे सर। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, आप अपनी बात को पूरा जरूर करिएगा, लेकिन एक एक सवाल मेरा रूल है कि मैं पहले ले लेता हूं अपने मेहमानों से। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, समय मेरे पास बहुत है, बहुत समय है सर, थोड़ा सा बढ़ा भी दिया मैंने। आशीष जी क्या कहेंगे? इस वक्त कांग्रेस ये कह रही है कि सर्वोच्च पद पर बैठे हैं लेकिन किसी का अपमान हमने नहीं किया है, कितना सही है आशीष जी? हर्ष जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। हर्ष जी, आप सुन रहे होंगे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कि इनका जो डीएनए है वो ही झूठ है और कुछ नहीं। ये क्लियर डिबेट पे आके कुछ भी डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि जब इनके, आप ये समझिएगा कि दिल्ली के एक्स सीएम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के एक पीए को जब ये दायित्व दिया जाता है कि जाइए और जाके जहर घोलिए लोगों के दिलों और दिमाग में और अपनी गंदी और ओछी राजनीति का आप यहां पे एक फिर से उदाहरण दीजिए, वही उदाहरण जो अपने बॉसेस से सीखते हुए ये लोग आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा को नुकसान पहुंचाना तो बहुत छोटी बात है, ये लोग तो इतनी छोटी तुच्छ और ओछी राजनीति पे उतर आए हैं, मुद्दे छोड़ के अब ये घटिया बातें करने लगे हैं कि परिवार तक को नहीं छोड़ना, चाहे वो माताजी हो, चाहे वो स्वर्गीय पिताजी हो। और ये देखिएगा, ये डीएनए आज का थोड़ी है, ये डीएनए तो आपको मालूम है दिसंबर 2007 में जब सोनिया जी ने मौत का सौदागर जैसे शब्दों से उद्बोधित किया था, अब उसके बाद 2016 में राहुल गांधी जी ने खून की दलाली जैसे वाक्य कहे थे। मतलब आप बात करने का स्तर देखिए, आप दुश्मनी रखिए, आप नाराजगी रखिए, आप डिफरेंस रखिए, लेकिन मान मर्यादा को तो साथ में रखिए, या उसको भी तार तार कर देना चाहते हैं आप? हमें तो समझ में नहीं आता कि जब इस तरह की भाषा, इस तरह की सोच हमारे सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, मैं कहूंगा देश के हर नागरिक का खून खोल जाता है कांग्रेस के प्रति कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि आपके नेताओं की लिस्ट भी है मेरे पास, मैं लौटूंगा, राजनीतिक विश्लेषज्ञ के पास जाता हूं। ठीक है सर, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन शुरू में ले लेता हूं। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, स्वागत के साथ सर सवाल करता हूं, क्या तमाम जनता के मुद्दे गौण हो जाएंगे? और इस वक्त अगर मैं बात करूं जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे के नेताओं को गाली देने में लगी हुई है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है कांग्रेस को आगे आने वाले समय में नुकसान इससे होगा, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस लाइमलाइट में रहना चाहती है कि उसके नाम पर एक डिबेट हो जाए, बस उतना ही कांग्रेस को चाहिए? दिनेश जी। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पीएम जो है वो किसी पार्टी के या उसके नहीं होते, जैसे उन्होंने बोला कि तो देखिए पीएम जो है सारे राष्ट्र के हैं और पीएम खुद एक पिता समान है, और उनके पिता के बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना, ये कौन से मतलब कहाँ के उसमें संस्कृति में लिखा हुआ है? इसमें क्या अच्छा है? और इसको अगर कांग्रेस अगर सपोर्ट करती है तो मैं निंदा करना चाहूंगा इस बारे में। और पहले कभी इनकी माता, पीएम की माता के बारे में अशोभनीय टिप्पणी, उसका पिता जो है उनके दिवंगत पिता जो है उनके बारे में, तो पिता होता है, पिता के बारे में इस तरह की टिप्पणी कोई कैसे कर सकते हैं ऐसे? इनको लेकर अगर कांग्रेस अगर ये सोचती है कि ये बोलने के बाद में इनको कुछ अगर लंबी माइलेज मिलेगी और कुछ मिलेगी, किसी को नीचा दिखाने से कभी कोई देखिए माइलेज नहीं मिलती ऐसे।
तो हमेशा अशोभनीय टिप्पणी करने से, अमर्यादित भाषा से, कभी किसी को कुछ नहीं मिलता से, अगर होती तो मुद्दों पे लड़ाई करें। ऐसे कहां पर क्या किया गया, कहां पर किस स्टेट में कम काम किया गया, शिक्षा पे लड़ें, बेरोजगारी पे लड़ें, और चीजों पे लड़ें। तो 10 चीजें उन पे बहस करें ना, उसे उन पे आकर के तो मतलब भाग खड़े होते हैं इनके लोग जो है, उस चीज में करके ना करें। मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक तौर पर बता रहा हूँ चीजें। ऐसे बहुत सी जगह पे देखिए, आपने खुद देखा होगा कि जैसे कि दोबारा जो है भाजपा की सरकार रिपीट भी हुई सब कुछ, तो इसका मतलब ये कि जैसे पीएम के काम को, पीएम के नाम पर ही सब कुछ हुआ, तो पीएम के नाम पर दोबारा लड़के भी अगर दोबारा चुनाव अगर जीते हैं, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जनता जो है उनके काम को पसंद कर रही है। और ये लेकर के उसी बात को लेकर के अपना चलते हैं, कहीं माता के नाम पे, कहीं पिता के नाम पे। इसमें क्या अच्छा है इसमें? मैं इसकी ठीक है करता हूँ। विजय जी, आपने सुन लिया, एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ कह रहे हैं अब उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता आप मत घोषित कर दीजिएगा, ना सर्टिफिकेट आपकी जरूरत है उन्हें। लेकिन मेरा सवाल है, क्यों मुद्दे आप नहीं उठा रहे हैं जनता के? बिजली, पानी, सड़क, महंगाई के मुद्दे पर तो आपने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन वो राजनीति में सिमट गई। और अभी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हैं तो चर्चा की मांग अडानी को लेकर करते हैं, चर्चा की मांग तमाम के मुद्दों को लेकर करते हैं, लेकिन कभी आपकी जुबान पर महंगाई नहीं आ रहा, कभी आपकी जुबान पर रोजगार नहीं आ रहा। हाँ, अब शब्दों का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी है सर, थोड़ा सा ख्याल तो रखिए कि देश में विपक्षी पार्टी का मजबूत होना कितना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी ने अपमान इस देश में विपक्ष का किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने पूरे देश के सामने किस तरह से राहुल गांधी जी के नाम के आगे गांधी शब्द लगाने को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, वो बदला लिया क्या उसका? गिरावट की चरम पराकाष्ठा है, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, सदन में जो बोला उसका बदला लिया क्या? महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर हमें बदला लेने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संविधान, आप ही ने तो बोला कि अभी सदन के अंदर बता दिया प्रधानमंत्री ने कि राहुल गांधी क्यों नेहरू नाम नहीं लगाते हैं, उसका बदला पवन खेड़ा की तरफ से लिवाया गया। आप ही तो कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, ये तो बदला शब्द, हमारे यहाँ ऐसी कोई परिपाटी है ही नहीं। और मैंने अभी आपके चैनल पर ही पवन खेड़ा जी का बयान देखा है, और उन्होंने वहीं पर स्वीकार किया था कि वो गलती से बोल गए। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई गलत ही सही, अगर देश की जनता के माध्यम से हम देखें तो अडानी के लिए जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रिश्ते हैं जैसे पिता पुत्र के रिश्ते होते हैं। कि आज पूरा देश का जो आर्थिक सिस्टम है, अंबानी के हवाले किया जा रहा है। हर्ष जी, आपके चैनल पे फिर से वो अभद्रता फैलाई जा रही है जो इनके शीर्ष नेतृत्व ने फैलाई है। हम इसकी भरसक निंदा करते हैं और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस तरह की हरकत करते हुए। अगर आपका कोई काम मुझे गलत लगे तो क्या मैं आपके पिता का नाम की जगह किसी और के साथ आपका नाम जोड़ दूं? इस तरह से और उसके बावजूद अगर मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं विजय जी, सवाल ये है ना कि भैया मुद्दा उठाइए ना, मुद्दे की बात हम जनता के लिए करते हैं, आप भी मुद्दा उठाइए। विपक्षी पार्टी है, लेकिन कहां तक जायज है किसी की मां के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी के पिता के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना? सरकार, विजय जी, मैं सच्चाई बता देता हूं, एक मिनट आशीष जी याद रखिएगा। विजय जी सच्चाई सुन लीजिए। विजय जी, जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, एक मिनट विजय जी, सच्चाई सुन लीजिए। मैं आम जनता की बात बता रहा हूं आपको, अपनी बात भी नहीं बता रहा हूं। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना सर, तो त्रिपुरा के अंदर आपका 1% वोट तक सिमट जाता है, यानी 1% ही वोट शेयर रह जाता है आपका। के लिए ऐसे काम कर रही है जैसे कोई अपने माई बाप के लिए काम करता है, जबकि उन्हें देश की जनता के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एक मिनट आशीष जी आ रहा हूं, ये शब्द कितने सही हैं सर? नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर, राक्षस, 10 सर रावण के। ने कब कहा कि ये शब्द कांग्रेस के हैं? अगर किसी ने अपना कोई निजी बयान दे दिया तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार थोड़ी नहीं है। आप अगर निजी तौर पर किसी को गाली देने लगे तो कांग्रेस जिम्मेवार थोड़ी नहीं है। आप लोग अपने नेताओं को पहचानने से मना कर देते हो। मैं वही तो कह रहा हूं ना विजय जी, एक मिनट आशीष जी रुकिएगा, थोड़ा समझा लूं। आशीष जी मैं आपके पास आता हूं। विजय जी रुकिए ना। विजय जी, मजबूरी आपको क्यों आ जाती है? विजय जी सुन लीजिए पहले मेरी बात। मजबूरी तो आपकी यही हो जाती है कि अगर कोई नेता आपका बयान दे देता है तो आपको किनारा करना पड़ता है। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा को लेकर बयान दिया तो जयराम रमेश की तरफ से नकार दिया गया, माइक तक नहीं उनके सामने लगाने दिया गया कि भैया वो गलती से बोल गए हैं, नदारद हो गए जयराम रमेश। जब आपके पार्टी के कुछ नेता ऐसे बयान देते हैं तो एग्जाम्पल सेट करिए ना, कार्रवाई करिए उन पर।
पवन खेड़ा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा माफी मांगे? क्या पवन खेड़ा के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? हर्षी, मुझे अपनी बात कहने का मौका ठीक है आशीष, इन्होंने झूठ पहली बात तो पवन खेड़ा ने कुछ गलत नहीं कहा है। विजय कौशिक जी, आपको थोड़ा सा अगर है जनता की फिक्र तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन मुद्दों को उठाना चाहिए जो जनता के, और माफी मांगनी चाहिए पवन खेड़ा को। आशीष जी, हम जनता के मुद्दे खूब उठाते हैं और पवन खेड़ा जी जनता का ही मुद्दा उठा रहे थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रहा है वो देश के सामने उजागर है, जो इनका शीर्ष नेतृत्व इन्हें करने को कहता है, जो इनके बॉसेस की डिमांड और कमांड होती है, इनको उसी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। क्योंकि सच तो यह है कि ये जो राजा बाबू वाली डायनेस्टिक पार्टी है, ये एक चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने से, उसके विश्व गुरु के तरफ भारत को ले जाने से, उसके सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन जाने से इनको हजम ही नहीं हो रहा। इनके पेट में खुलबुली मची हुई है, जिसका पूरा विश्व सम्मान कर रहा है। ये दिन रात उसको गालियां देने में लगे रहते हैं। आपके आज ऑडियंस को मैं वो बातें बताना चाहता हूं जो शायद मुझे कहने में और आपको या किसी भी राष्ट्रभक्त को सुनने में शर्म आए। छोटे बच्चों की तरह आंसू भी बहाकर दिखा। विजय कौशिक जी आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, मैं किसी की ऑडियो को डाउन नहीं करता हूं, मुद्दे की बात में आप आते रहे, आपको रूल पता है मेरा सर। कहा 2016 में राहुल गांधी ने खून की दलाली कहा, ये तब भी नहीं समझे कि यूपी में 403 असेंबली सीट्स में से सिर्फ 7 सीट ये जीत पाए। ये तब भी अपनी गलतियों से सीखे नहीं। और इसके बाद देखिए कि ना उम्र का लिहाज, ना किसी पद की गरिमा। प्रियंका गांधी, क्या उम्र है उनकी मोदी जी के सामने, वो उनको दुर्योधन कह के संबोधित करने में गर्व महसूस करती हैं। ये है डीएनए। संजय निरुपम उन्हें कहते हैं कि औरंगजेब हैं, और इसके बाद दिग्विजय सिंह तो उन्हें हिटलर कह देते हैं। मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है। और राहुल गांधी ने तो जब उन्हें चौकीदार चोर है कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी पड़ी, लेकिन फिर भी ये सुधरते नहीं। इनको ना तो अपनी गलतियों का एहसास होता है, ना किसी शर्म का एहसास होता है कि ये देश की जनता को अपना क्या चरित्र दिखा रहे हैं। और चलिए ठीक है, वो तो जनता तय करेगी ना, जनता तय कर देगी कि आखिर किसके शब्द ठीक हैं, किसके शब्द ठीक नहीं है। दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं आप सर। चुनावी मौसम इस वक्त चल रहा है, त्रिपुरा का चुनाव हो चुका है, 8 राज्य अभी बाकी हैं और 2024 भी बेहद नजदीक है। दिनेश जी, आप क्या कहेंगे, चुनावी मौसम में क्या राजनेताओं की मजबूरी हो जाती है? क्योंकि जब मैं 2014 की बात करता हूं, उससे पहले मणिशंकर अय्यर की तरफ से कहा गया कि एक चाय वाला देश का कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, लेकिन वो हो गया। सोनिया गांधी की तरफ से चुनाव के वक्त मौत का सौदागर कह दिया गया और इतनी बातें उठाई गई सोनिया गांधी की, उन शब्दों का इतना बीजेपी ने फायदा उठाया कि अपनी सरकार तक बना ली। क्या 2024 में भी इन शब्दों का बड़े अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा और जनता को बताया जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस गाली देने का काम करती है और जनता फिर से एक बार मोदी सरकार को ही सत्ता पर विराजमान कर देगी? हर्षी, सबसे पहली बात है कि जिस तरह की चीजें, अब जैसे कि मुद्दे जो है उनको लेकर अगर लड़ाई की जाए तो वो एक गंभीर विषय जब जनता के पास जाता है तो उससे एक अच्छा माहौल बनता है और लोग उसी चीज का विश्लेषण करके उसको वोट में तब्दील करते हैं। अगर उस चीज को अगर आप नेगेटिव तरीके से, अगर नेगेटिव प्रचार से और कुछ ही करके या अनर्गल किसी विषय में बात करके या किसी को नीचे दिखा के, किसी के माता पिता की टिप्पणी करके और ये अडानी अंबानी ये सब करके, अडानी अंबानी के बारे में जिन्होंने बोला था विजय जी ने, इसमें मैं छोटा सा बोलना चाहूंगा कि विजय जी देखिए, अडानी हो अंबानी हो कुछ हो, तो ये तो आपके समय में भी थे, कांग्रेस के समय में, और उसमें करके अगर आप लोग कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं तो आपकी भी तारीफ करूंगा, हर्षी भी तारीफ करेंगे ऐसे, और हमारे प्रवक्ता भी तारीफ करेंगे। अच्छे काम को हमने हमेशा अच्छा, मतलब जो भी जैसे कोई भी व्यक्ति होता है वो हमेशा अच्छा बोलने के काम ही करेगा उसे। हमारी संस्कृति वही है कि अच्छे को अच्छा बोले और बुरा अगर है तो उसमें बिना मतलब की किसी बात पे, और हर्षी को देखिए किसी भी झूठ को या किसी भी गलत चीज को अगर 100 बार अगर बोला जाए कि ये सत्य है तो उससे वो सत्य नहीं बन जाता ऐसे। तो जनता तो देखिए सभी चीज देखती है ऐसे। आज के उसमें प्रजातंत्र में हर बार हर समय यही हुआ है कि पहले से चाहे कुछ भी, 2014 में किसने सोचा था कि दोबारा मतलब इतने भारी बहुमत के साथ में भाजपा आ जाएगी ऐसे? किसी ने सोचा था? आधी बार बोला कि बहुत सी रकम दिल्ली मैंने खुद देखा, मेरे बहुत से परिचित थे जो कांग्रेस में हैं और अच्छे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरा भी वो करते हैं और अच्छे तरीके से उनसे हर तरह की वार्तालाप होती है। तो लेकिन दिनेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस गलती कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से वोट शेयर कांग्रेस का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, त्रिपुरा में ही देख लीजिए ना कितना वोट शेयर रह गया। कभी ऐसा हुआ करता था कि वामदल और
कांग्रेस पार्टी की सरकार बना करती थी। आप जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार देख रहे थी अब वहां पर बीजेपी का कब्जा होता जा रहा है। और वोट शेयर में बात करूं तो सर 1% तक ही सीमित होता जा रहा है, यानी जो 90% हुआ करता था वो 30% से सिमट कर 1% पे आ रहा है। तो क्या कांग्रेस गलती कर रही है? समझना होगा कांग्रेस को। मुझे तो यही लगता है अर्जी की गलती ही कर रही है कि इनको अपने विश्लेषण आत्मचिंतन करके और सुधारना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी को सुधारना चाहिए, अपने तरीके से करके मुद्दे लेके आना चाहिए। गलत बात को गलत और ठीक बात को ठीक करके चलना चाहिए। अब ये देखिए कि अभी पिछली बार 2014 तक इनको कोई मतलब ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि तुम लोग दोबारा पावर में, बहुत से मंत्री से जिन्होंने अपना कार्यालय तक खाली नहीं किया तो उनको लगता है दोबारा रिपीट हो जाए। और इसी प्रकार से ये जो चीजें आप बता रहे हैं उसमें 1% वोट शेयर क्या अभी और नीचे जाने की भी वो लगती है चीजें, जो अभी के हिसाब से लगता है। विपक्ष का टैग मतलब सबसे बड़ी पार्टी जो कि आजादी से लेके अभी तक के इतने सालों तक के जिन्होंने राज किया, उस पार्टी को मतलब उस तरीके से सत्ता से बाहर तो इन्हें मतलब एक छोटा सा बहुत छोटा सा वो है। उसके अलावा कि उनसे विपक्ष का टैग भी छिन जाना, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? बन गई ना, अभी भी सुधार अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई ना सर। अब तो कई राष्ट्रीय पार्टियां बनकर उभर रही हैं, उससे तो नुकसान होगा ही कांग्रेस को, वो तो दिख रहा है हमें। मैं आ रहा हूं विजय कौशिक जी आपके पास। सवाल सर ये है, भारत जोड़ो यात्रा की गई, कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की। राहुल गांधी इतना लंबा चले, लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन सर जितनी मेहनत की गई है अब उसे मिट्टी में तो मत मिलाइए। अब तो आप मिट्टी में मिलाने का काम उससे कर रहे हैं, जनता के बीच आप गए हैं। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री को गाली देकर ये समझते हैं कि वोट प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा, जीत जाएंगे आप, तो 2014 और 2019 एग्जाम्पल है सर। प्रधानमंत्री ने कैसे मंच पर नाम लिया और कहा कि मुझे गालियां दी गई, जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को हुआ। इतिहास के पन्ने तो पढ़िए सर, पलटिए, पढ़िए विजय जी। नहीं हर्ष भाई, जब आप खुद कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का कोई नेता गाली देता है तो उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने किसी नेता को कहेगी कि गाली दो? लेकिन हर एक नेता का, हर एक कार्यकर्ता का अपना एक निजी जीवन भी है। अगर अपने निजी जीवन में कोई निजी बात कहकर मोदी जी के ऊपर कोई व्यंग करता है या कुछ बात कहता है तो उसके लिए वो जिम्मेवार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार। ठीक है विजय जी, मैं आपकी बात मानता हूं कि सभी नेताओं का निजी जीवन है, लेकिन आप क्या किसी भी नेता पर कार्रवाई नहीं करेंगे? आपके एक नेता नहीं सर, मणिशंकर दो नहीं, 50 नेताओं की तरफ से बयान दिए गए। मणिशंकर अय्यर को, सुनिए मेरी बात, मणिशंकर अय्यर को पार्टी से सस्पेंड किया गया था, आप क्यों भूलते हैं? पहली बात। दूसरी बात, मैंने क्या कहा कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता अगर कोई कहेगा तो हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी उसको लेकर प्रतिक्रिया थोड़ी ना देगी। चलिए पल्ला झाड़ लिया, लाइव डिबेट में पल्ला झाड़ लिया। सरकार को घेरना, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरना, प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरना, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सरकार को। ठीक है सर, आप पल्ला झाड़ रहे हैं ना, मैं फिर एक सवाल भी ना पूछूं। आप ही कह रहे हैं पवन खेड़ा का निजी बयान है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, निजी बयान है, छोड़ दीजिए। पल्ला झाड़ रहे हैं आप लाइव डिबेट में। कि पवन खेड़ा की वीडियो मैंने देखी है, पवन खेड़ा ने कोई अपमान नहीं किया। पिता का नाम लेके अपमान नहीं होता क्या? दिवंगत पिता का नाम लेते हैं आप, दिवंगत माता पर आप टिप्पणी करते हैं, आप कहते हैं कि सर दिखाओ वीडियो, पवन खेड़ा का किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। अगर गलती से नाम निकल भी गया था तो उतनी मुस्कुराहट चेहरे पर क्यों थी? ये छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाती है। आशीष जी जवाब दीजिए जल्दी से, मेरे लिए समय कम है और आपसे सवाल भी लेने हैं। आप इनकी बात करने की शैली को और इनकी सोच को समझने का प्रयास कीजिए। ना तो इन्हें अपने कहे पे कोई शर्मिंदगी है, ना इन्हें कोई दुख है, ना ही इन्हें कोई पछतावा है, क्योंकि ये आज भी आपकी डिबेट में, लाइव डिबेट में पवन खेड़ा जी के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। हम भाजपा वाले आज भी पवन खेड़ा जी कह रहे हैं, और ये हमारे और आपके सबके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या कहते हैं। कोई अतिशोक्ति नहीं है कि पवन खेड़ा जी के लिए अगेंस्ट FIR कल ही दर्ज हो चुकी है हजरतगंज पुलिस स्टेशन में, और जितनी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, चाहे 153A हो, 504 हो, 505(2) हो, ये सभी जस्टिफाइड हैं। लेकिन अगर ये अभी भी सुधरेंगे नहीं तो मैं इनको आज एक आधिकारिक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त होने के नाते कहता हूं कि हम सड़क से संसद अगर इसका विरोध करेंगे। कोर्ट ने पवन खेड़ा जी को निर्दोष करार दे दिया हमारी तो क्या भाजपा नाक रगड़कर माफी मांगेगी? प्रदर्शन है, क्योंकि ये सब विजय कौशिक जी, ऐसा ना हो कि लाइव डिबेट में आप माफी मांग के जाएं। कांग्रेस नेता अभी लाइव डिबेट में माफी मांग के जाते हैं सर, इसलिए प्लीज
आप ये मत कहिए कि कौन माफी मांगेगा कौन नहीं माफी मांगेगा। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुन लीजिए सर, जो बयान गलत दिया गया हो, किसी पे अभद्र टिप्पणी की गई हो, तो आपको मान लेना चाहिए कि हाँ भैया अभद्र टिप्पणी की गई है। अगर निजी बयान है तो बोल दीजिए निजी बयान है, मैं पल्ला झाड़ रहा हूँ, हमें कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और कही जाए कि पवन खेड़ा की तरफ से ये निजी बयान दिया गया है, जैसा जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह के लिए कहा था। बस ये उम्मीद करती है जनता। मैं दिनेश जी आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी, मेरा सवाल ये है, अब मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूं, आ रहा हूं। आशीष जी आ रहा हूं। पवन खेड़ा के बाद अब आ रहा हूं जयराम रमेश पर। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि अमृत काल नहीं, अघोषित आपातकाल चल रहा है। दिनेश जी, मैं एक बार फिर से उसी लाइन को दोहराता हूं, क्योंकि आपातकाल को लेकर कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हां गलती थी, आपातकाल एक बहुत बड़ी। लाइव डिबेट में कांग्रेस के नेता माफी तक मानते हैं, लेकिन फिर उस आपातकाल का जिक्र हो जाता है जब ये जयराम रमेश कहते हैं कि अघोषित आपातकाल चल रहा है, जबकि कांग्रेस के जमाने में जो आपातकाल लगाया गया उसमें मीडिया कर्मी, नेता किस तरीके से जेल के अंदर बंधे थे, रातों रात मंत्री बदले गए थे और रातों रात किस तरीके से काला कारनामा हुआ, वो सबके सामने था। दिनेश जी, हर्षी, सबसे पहले तो ये कि बिना सोचे समझे क्या बात करते हैं क्या नहीं बात करते हैं, उससे अच्छा तो है कि पहले सोच समझ के बोले। तो दोबारा है कि माफी मांगने की या किसी भी तरह की जो नीचे सर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ऐसे। आपातकाल किस तरह का था? आपातकाल के समय आप और हम सभी जानते हैं, जिसको सुन करके भी अभी लोग शहर जाते हैं। जो पुराने जिन लोगों ने वो समय देखा, तो वो जो बताते हैं, मैंने बहुत से लोगों से बात सुनी उस विषय में, तो देखिए उस वक्त लोगों का बोलना, प्रेस तो बहुत मतलब दूर की बात थी। प्रेस जो था उन पे ताले लग गए थे, अखबार जो बंद हो गए थे उस वक्त। ये मीडिया उस वक्त जैसे कि प्रिंट मीडिया और सिर्फ यही था, बाकी इसका टीवी चैनल वगैरह तो उस वक्त थे नहीं ऐसे। तो सब जो अखबार जो थे उनके दफ्तरों पे ताले लगा दिए गए थे और किसी भी कोई बोलने की आजादी तो बहुत दूर की बात, हल्का सा कहीं अगर फुसफुसाहट होती थी उसको पकड़ के अरेस्ट करके और बिना उसके किसी चीज के, बिना किसी वारंट के या बिना किसी उसके और अंदर बंद कर दिया जाता था, जो सालों साल तक बेचारा जेल में सड़ता था। मैं बहुत से लोगों को, इस तरह के लोगों को जानता हूँ उसमें, और आप बोले तो मैं निजी तौर पर लिस्ट भेज सकता हूँ आपको भी और इनको, विजय जी को, या जो जैसे बोले तो। लेकिन अब ये दूसरा, अगर अभी की अगर उसमें अगर बोले, मणिशंकर अय्यर जी बोले, चाहे इनके खड़गे जी बोले, चाहे कोई भी बोले, और ये जो इन्होंने खेड़ा जी बोले, तो अब ये बोले कि जैसे कि अगर इससे आपातकाल, एक तरफ आपातकाल बोले, एक तरफ पीएम के फादर के बारे में, पीएम के पिता के, मतलब दिवंगत पिता के बारे में इतनी अशोभनीय टिप्पणी करके भी आराम से करके घूम रहे हैं, अभी तक इनका अरेस्ट हुआ ना कुछ और हुआ है, तो इसको अमृतकाल ही बोलेंगे? नहीं दिनेश जी, बोलने की आजादी है ना। मैं तो ये संकोच कर रहा हूँ कि पार्टी आखिर क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। पार्टी क्यों एक एग्जांपल सेट नहीं कर देती है कि चलिए हम माफी ना मांगे, एक कार्रवाई कर देते हैं, एक एग्जांपल तो सेट होगा कि कांग्रेस में अभी भी पार्टी कार्रवाई करती है। दिनेश जी, ये नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब एक सिंबॉलिक कुछ भी कर, सिंबॉलिक भी करते तो उससे कम, लेकिन अब ये तो दर्शाते, इस चीज को दर्शाता है कि ठीक है, एक अलग जो अपना ट्रेंड सेट कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। चलिए ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले विजय कौशिक जी, कैसे आप अघोषित आपातकाल कह रहे हैं सर? जब आपातकाल के दौरान लगाया गया देश के अंदर इंदिरा गांधी की तरफ से, जब इतनी गलतियां आपकी हो गई हैं, आप बार बार माफी मांगने का काम करते हैं आपातकाल पर, तो कैसे अघोषित आपातकाल शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं? क्यों अघोषित आपातकाल देश में इस वक्त चल रहा है? उसका आधार कुछ तथ्य बताएंगे आशीष जी को, ताकि मैं जवाब लूं। हाँ, जयराम रमेश जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अघोषित जो इस समय आपातकाल चल रहा है, क्योंकि सीबीआई और ईडी के माध्यम से देश की जो सत्ता है वो अपनी सरकार चला रही है। जो भी विरोधी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को बेनकाब करता है, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को बेनकाब करता है, घोटालों को लेकर बेनकाब करता है, चाहे वो पीएम केयर्स का मामला हो, चाहे वो नमामि गंगे परियोजना का मामला हो, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे अडानी अंबानी के साथ मोदी जी के रिश्तों की बात हो, जिस तरह से देश के बैंकों के घोटालों को छिपाने के लिए उनका सेंट्रलाइजेशन किया गया, और उसके बाद भी ये सरकार बाज नहीं आ रही। कभी एलआईसी का पैसा, कभी बैंक के रिजर्व फंड से, आरबीआई के रिजर्व फंड से 2-2 बार पैसा लेने का मामला हो। तो जो भी पार्टी संघर्ष करती है उसके नेताओं को ये लोग सीबीआई जांच और ईडी की जांच में फंसा देते हैं, जिनसे इनकी सेटिंग हो जाती है उन मामलों में चुप बैठ जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ठीक है, मैं बीजेपी से सवाल का जवाब ले लेता हूं, लेकिन समय कम है इसलिए आपके सवाल का जवाब मैं भी दे देता हूं। आ रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मेरे पास भी है ना, वो तो साझा कर दूं। आपने अंबानी का नाम, अडानी का नाम लिया, तो मैं आपको बता दूं 2006 में मनमोहन सरकार थी जब, तो अंबानी को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया गया था, जिसकी जांच कांग्रेस के समय में नहीं हुई थी सर। ये 2006 का मसला था।
आपने अडानी का नाम लिया इसलिए मुझे अंबानी याद आ गए। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सीबीआई और ईडी इस वक्त बीजेपी के इशारे पर काम करती है, आपके समय का अगर मैं याद दिलाऊं सर आपको, तो बंगाल हो चाहे कहीं पर भी हो, गिरफ्तारियां कितनी हुई थी, अगर मैं नाम ले दूंगा इस डिबेट में तो वो लंबी लिस्ट हो जाएगी। सर आप कितने लोगों की गिरफ्तारी करवाते थे जब बीजेपी आप पे आरोप लगाती थी कि आपकी एजेंसियां हैं, ये एजेंसियों को तो बख्श दीजिए सर, वो निष्पक्ष एजेंसियां हैं। आपके समय में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाएंगे तो उस एजेंसियों का क्या, जो एजेंसियां इतनी मेहनत से जांच करती हैं और इन सब चीजों पर जनता को रखती हैं सामने कि भैया गलतियां इन पार्टियों से हो रही है। आशीष जी जवाब दीजिए, अब आप पर आरोप लग रहे हैं। जी हर्ष जी, पहली बात तो मैं अपने प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि जब वो माफी मांगने से इतरा रहे हैं ना, तो माफी वो किस किस चीज की मांगे मैं बता दूं। चाहे वो देश का विभाजन हो, चाहे वो चाइना के हाथों हजारों एकड़ जमीन देना हो, चाहे वो 1975 की इमरजेंसी लगाना हो, चाहे वो सिख मैसेकर हो, ऐसे हजारों कृत्य मैं इनके गिनवा सकता हूं जिनके लिए ये माफी मांगने पे मजबूर होंगे। अगर ये खुद से नहीं मांगेंगे तो देश की जनता अपने वोट के राइट से इनको इनकी सही जगह दिखाने का काम करेगी। दूसरा, आपके आज टीवी चैनल के माध्यम से आज आपने कुछ नाम सेंसर करके बताए, अगर मैं आपके माध्यम से सिर्फ 15 सेकंड बताऊं तो आपकी जनता को, आपके दर्शकों को पता चल जाएगा कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है, जो अपने प्रधानमंत्री को क्या क्या कहते हैं इनके नेता, गंदी नाली का कीड़ा, भस्मासुर, गंगू तेली, पागल कुत्ता, बंदर, वायरस, हिटलर, दाऊद इब्राहिम, मसौनी, तुगलक, नटवरलाल, रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, अनपढ़, गवार, निकम्मा, जहर बोने वाला, बदतमीज, नालायक बेटा, रेबीज की बीमारी वाला चूहा। मोदी जी क्या क्या कहते हैं जरा उसकी भी लिस्ट सुना दीजिए बीजेपी के नेता जो कहते हैं। इन नेताओं को कि अपने प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री नहीं मैं कहता, अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द जो इस्तेमाल कर सकता है राजनीतिक दल, और उसके बाद उसके प्रवक्ता शर्म से। चलिए ठीक है, जनता जनार्दन है आशीष जी, विजय कौशिक जी जनता जनार्दन है और जनता ही तय करेगी कि इन अपशब्दों का किस तरीके से जवाब आप लोगों को देना है, सभी पार्टियों को। मेरे पास समय इतना ही था। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, विजय कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में उन अपशब्दों पर बात कर रहे थे जिसके लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ लाइमलाइट में रहने की कोशिश की जाती है और कांग्रेस लाइमलाइट के चलते ही ऐसे बयानबाजी कर रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा ये तो आगे आने वाला समय बता पाएगा, क्योंकि इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि जब भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन आप ही तय करते हैं, तो आप सोच समझकर वोट डालिए, क्योंकि चुनावी मौसम इस वक्त चल रहा है। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सिंगापुर के पेनाउ से जुड़ा अपना यूपीआई के कार्यक्रम में संबोधन कर रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। फ्रेंड्स, 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में कहा था कि फिनटेक, इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है। फिनटेक और डिजिटल क्रांति में भारत की सफलता की अगुवाई हमारे टेक्नोलॉजी ट्रेंड युवा ही कर रहे हैं। आज
फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे ज्यादा से ज्यादा वे अपना रहे हैं। इसलिए आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे। पिछले वर्ष यानी 2022 में यूपीआई के माध्यम से करीब 126 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 2 ट्रिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक मूल्य के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो ये भी 7,400 करोड़ से अधिक होता है। ये दिखाता है कि भारत का यूपीआई सिस्टम कितनी बड़ी संख्या को आसानी से और सुरक्षित तरीके से हैंडल कर रहा है। अच्छा ये भी कि विभिन्न देशों के साथ यूपीआई की पार्टनरशिप भी बढ़ रही है। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ आज पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुई है। मैं सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी, भारत के रिजर्व बैंक और इस प्रयास को सफल बनाने में जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दोनों देशों की जनता को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको सुनवा रहे थे। दरअसल सिंगापुर और भारत के बीच किस तरीके के संबंध है और कैसे कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जा सके, और इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था वो आपके सामने था। लेकिन विधानसभा सत्र आपको लिए चलेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर बजट सत्र के दौरान विपक्ष नेता कल्याण के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। गरीब, मजदूर और वंचितों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यद्यपि जिस दल से कोल निर्वाचित हुए थे वे सत्ताधारी दल के सहयोगी दल हैं, परंतु उन्होंने समाज के एक विशेष वर्ग के मध्य अपनी छवि बनाई थी और उनके मध्य वे लोकप्रिय थे। समाज के वंचित वर्गों के मध्य से जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आते हैं उनका योगदान उल्लेखनीय रहता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ऐसे राजनीतिक महानुभाव का सफल होना आवश्यक है। अतः श्री कोल के निधन से सदन को तथा प्रतिपक्ष की राजनीति को विशेष क्षति पहुंची है। श्री राहुल प्रकाश कोल के निधन पर मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति को कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दूसरे, इसी सदन के कई बार रहे अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष आपका धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी बोलने का मौका दे रहे हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दुख का विषय कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी का 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया। श्री केशरीनाथ त्रिपाठी का नाम ऐसे राजनीतिज्ञों में लिया जाता है जो राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे। एक अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि तथा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी ख्याति थी। वर्ष 1977 से वर्ष 2007 तक वे 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे तथा 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सदन का संचालन उन्होंने बड़ी कुशलता से किया।
श्री केशीनाथ त्रिपाठी लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इसके साथ साथ उन्हें मेघालय, मिजोरम तथा बिहार के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी मिला था। श्री केशीनाथ त्रिपाठी कानून और संवैधानिक विषयों के जानकार थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्होंने एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। इसके साथ साथ साहित्य में वे उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और साहित्य के क्षेत्र में उनको अनेक पुरस्कार भी मिले। श्री केशीनाथ त्रिपाठी का निधन देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ और बड़ी संख्या में जो हमारे सदस्य विधानसभा के सदस्य रहे, जिसमें श्री रामचंद्र त्रिपाठी जी, श्री अमरनाथ यादव वाराणसी से, श्री जगन्नाथ सिंह परमार बांदा से, श्री त्रिलोकी राम अलीगढ़, श्री मथुरा प्रसाद तिवारी अयोध्या, विजेंद्र पाल सिंह जी संभल, श्री विजय बहादुर पाल कन्नौज, सत्यप्रकाश संभल, विक्रमजीत मौर्य प्रयागराज, सुंदरलाल दीक्षित बाराबंकी, जयवीर सिंह कासगंज, संजीव राजा अलीगढ़, बनवारी लाल दोहरे कन्नौज, श्री राम स्वरूप सिंह जी, मैं इनके प्रति भी अभी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने का काम इस वक्त किया जा रहा है बजट सत्र के दौरान। लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि हमें बोलने का मौका भी मिलना चाहिए क्योंकि विपक्षी पार्टी है। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब। भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं चंडीगढ़ से, आपको सुनवाते हैं पंजाब के सीएम। गवर्नमेंट ने जो सरकार ने मेरे कुर्सी ते बैठने च कोई डिक्का नहीं लाया, तो इस कुर्सी ते बैठ के ਜਿਹੜੇ फैसले लवांगा उन्होंने विच भी मैं कोई डिक्का नहीं लाऊंगा, लोगों को सर्विस देऊंगा मैं। सो इस भावना नाल काम करना। और मैंने दस्या गया कि 33% कुड़ियां ने, वैसे भी 33% ही बनता, पर कुड़ियां असी कोई जान के नहीं किया, आप ही आ जांदियां इन्नी एकदम हुशियार होंदियां ने, पढ़दियां ने, किसी डिपार्टमेंट 40% भी आ जांदियां। असी तो यह कहने कि जिन्हें टेस्ट पास कर लिया, मुंडा है कुड़ी है, वो अपना आके काम शुरू कर ले। सो अज मैं इस भवन दे विच आया, मेरा पहला गेड़ा नहीं है, मेरे बहुत गेड़े लगे थे क्योंकि हुण तक असी 26,478 के नेड़े तेड़े सरकारी नियुक्ति पत्र वंड चुके हैं। कईयां दे विच पोस्टिंग या स्टेशन की थोड़ी बहुत डिले हो जाती है कागजी कार्रवाइयां ने, पर यह नहीं है कि तुहानूं कोई हटा दूगा इत्थों। पोस्टिंग ते स्टेशन मिलने च कई बारी कुछ फॉर्मैलिटीज ज़्यादा होंदियां सरकार दी। असीं कोशिश करते हैं कि वो छेती हो जाए, उनका रास्ता सौखा कर लिए। सारे जिलों तो होंगे, लगभग पंजाब के वक्-वक् कोने तो होंगे। हुण मेरी एक बेनती है, मैं हर बार बेनती करदा, शायद तुसीं किते सुन भी लई होनी किसी मेरी स्पीच दे विच, कि हुण नौकरी मिल गई। असी कोशिश साडी गौरमेंट वालों और सारे अधिकारीगण बैठे ने, जिंपा साहब बैठे ने जिहड़े कि मिनिस्टर ने रेवन्यू दे, हुशियारपुर तो MLA ने, अनुराग अग्रवाल जी बैठे ने, एडिशनल चीफ सैकटरी ने कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट दे, DK तिवारी जी बैठे ने प्रिंसीपल सैकटरी ने DWSS पंजाब दे, बिमल कुमार सेतिया जी ने। सो ये सारे अफसर बहुत सख्त मेहनत करके अपने बलबूते ते अपने ज्ञान ते अपने बुद्धि दे टेस्ट दे के बड़े बरीक झारनियां चों लंघ के इन्हां पोस्टां ते पहुंचे ने। सो इन्हां नूं भी पता है कि मेहनत की हुंदी है। आम घरां चों उठ के आए ने बहुत सारे। सो मेरा हुण तुहानूं इक्को बेनती रहूगी, हुण कोशिश साडी यह है कि
ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਮਾਮੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਭੂਆ ਨਾਨਕੇ ਸਾਰੇ अपने 15-20 किलोमीटर के रेडियस च ही होंगे ने अपने। भगवंत मान किस तरीके से बता रहे हैं कि कैसे हम नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं और रोजगार तो मिलेगा ही युवाओं को, लेकिन विकास और भी पंजाब के अंदर होगा जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि ऐसी परियोजनाएं लाई जा रही हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार के सीएम इस वक्त पंजाब के अंदर बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, कहीं मत जाइए, फौरन लौट रहे हैं कुछ सुपरफास्ट न्यूज के साथ।